सभी छात्रों को हमारे चैनल यू क्लास उड़िया मीडियम को स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 10वीं कक्षा के व्याकरण का द्वितीय अध्याय ध्वनियाँ और वर्णमाला। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है और वर्णमाला क्या है। इन सारे सवालों को आपको जवाब पाना है तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं ध्वनियाँ और वर्णमाला। हमारे विषय की शीर्षक है ध्वनियाँ और वर्णमाला। इस शीर्षक से ही एक सवाल मन में आता है कि ध्वनियाँ क्या है, वर्णमाला क्या है। ध्वनि क्या है? मैं अब बोल रही हूँ, आपके पास कुछ आवाज़ आ रहा होगा, वही ही ध्वनि है। यानी हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है वो सारे ध्वनियाँ हैं। और इस ध्वनि को हम जब लिखने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं वही सारे वर्ण हैं। परंतु हम जब व्याकरण में वर्ण को पढ़ते हैं तब उसकी एक संज्ञा दी जाती है। वो संज्ञा है वर्ण, जो है वो एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। यानी हम उसे छोटे छोटे इकाई में और बांट नहीं सकते, वही ही सबसे छोटी इकाई है। अगर हम उसे और समझें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम है। राम शब्दों को हम अगर बांटेंगे तो वो ऐसे होगा कि र प्लस आ प्लस म प्लस अ। यहाँ पे हम उस एक ही शब्द को अलग अलग रूप यानी र, आ, म और अ के रूप में बांट लिए हैं, परंतु उसमें प्रयुक्त वो र को दोबारा नहीं बांट सकते हैं, इसलिए वो र एक वर्ण हुआ। अब आते हैं वर्णमाला की ओर। वर्णमाला यानी वर्णों का माला। जैसे हम एक माला कैसे बनाते हैं, जैसे अलग अलग फूल को एक व्यवस्थित ढंग से हम गूंथते हैं तो उसमें से एक सुंदर सा माला बनता है। ठीक वैसे ही अगर हम वर्णों को एक व्यवस्थित ढंग से समूह बना दें उसे ही वर्णमाला कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। यानी इन 52 वर्ण को ही एक समूह में जब बना व्यवस्थित कर दिया जाता है तब वह हिंदी का एक वर्णमाला बनता है। इस वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब समझते हैं स्वर वर्ण को। स्वर क्या है? जिस वर्णों को उच्चारण करने के लिए बहुत कम समय लगता है और उसे उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्णों का सहायता नहीं लेना पड़ता है, उसे हम स्वर कहते हैं। वैसे ही व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्णों को हम उच्चारण करने के लिए कुछ अन्य स्वरों का सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब पढ़ते हैं स्वर। स्वर को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। वो एक है, पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। पहला है हर्ष स्वर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण झट से हो जाता है, यानी उसे उच्चारण करते वक्त बहुत ही कम समय लगता है, उसे ही हम हर्ष स्वर कहते हैं। हिंदी में हर्ष स्वर 4 है, वो है अ, ई, उ और री। तो इन 4 ही हर्ष स्वर है। अब आते हैं दीर्घ स्वर की ओर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण हर्ष स्वर की उच्चारण से थोड़ा ज़्यादा समय लेता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके अंतर्गत आ, ई,
यानी ओडिया में जिसे दीर्घई कहा जाता है, उ जिसे ओडिया में दुर्घऊ कहा जाता है, और ओ, औ, ए और ऐ ये सारे वर्ण जो कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। अब आते हैं प्लुत स्वर के अंतर्गत। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेकर उच्चारण किया जाता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, यानी आप जब ओम के उच्चारण करते हैं तब उसको उच्चारण करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये तो सब स्वरों के बारे में था। अब आते हैं हमारे वर्णमाला के दूसरे भाग व्यंजन की ओर। हिंदी में कुल 33 व्यंजन है, जिसको हम 3 भाग में बांटते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहले हम समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंठ, तालु, दंत और होंठों का स्पर्श करना पड़ता है, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क से लेकर म तक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें कुल 25 व्यंजन आते हैं। इस 25 व्यंजन को हम फिर से 5 वर्ग में बांटते हैं, जिसे याद रखने के लिए एक निमोनिक्स का प्रयोग मैं यहाँ पे करती हूँ। वो है कच ड त प, यानी पहला जो वर्ग है वो है कच क वर्ग, दूसरा वर्ण जो है वो है च वर्ग और तीसरा वर्ग जो है वो है ट वर्ग और चौथा है त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। इन सभी वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। हम पहले देखते हैं कि क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, जिसका प्रारंभ क से ही होता है। जैसे कि क, ख, ग, घ और उ। इन 5 वर्ण क वर्ग के अंतर्गत आता है। वैसे ही हम चलते हैं दूसरे वर्ग के अंतर्गत, जो है च वर्ग। च वर्ग का प्रारंभ वैसे ही च से ही होता है, जो च, छ, ज, झ और ञ है। ये 5 वर्ण च वर्ग के अंतर्गत आता है। वैसे ही ट वर्ग का प्रारंभ भी ट से होता है, जैसे कि ट, ठ, ड और ढ और न। ये 5 वर्ण ट वर्ग के अंतर्गत आता है। वैसे ही ट वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न ये 5 वर्ण आते हैं। और आते हैं अब प वर्ग के अंतर्गत, यानी प वर्ग का प्रारंभ प से होता है, जैसे कि प, फ, व, भ और म। ये 5 वर्ण प वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर हम उसे कुल मिलाकर देखें तो वो उसमें 25 वर्ण है। इन सभी व्यंजनों को याद रखना है और वर्गों को भी याद रखना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि इनमें से कौन सा वर्ण क वर्ग के अंतर्गत आता है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा वर्ण क वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम आते हैं व्यंजन के दूसरे भाग यानी अंतस्थ व्यंजन के ओर। अंतस्थ यानी अंतस्थ क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्यम में ही होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 4 अंतस्थ व्यंजन है। एक है य, र, ल और व।
इन व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्यों? जैसे कि हम य का उच्चारण करते हैं तो वह झट से हो जाता है, इसलिए उसे व्यंजन की तरह ज़्यादा समय नहीं लेना पड़ता है, तो उसे हम अर्धस्वर के अंतर्गत रखते हैं। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन के ओर। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी संघर्ष से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हिंदी में 4 ऊष्म व्यंजन है, जो 3 स और एक ह है, यानी श, स, श और ह। यानी ओडिया में जिसे कहते हैं दंतस्य, तालव्यस्य, मूर्धन्यस्य, इन 3 स और ह, इन सभी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये तो गया सारा व्यंजन के बारे में। हिंदी में कुछ 4 संयुक्त व्यंजन का भी प्रयोग होता है, जो है श, त्र, ज्ञ। पहले हम समझते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। जैसे कि संयुक्त यानी संयोग, जब हम 2 से अधिक व्यंजन को एक साथ संयुक्त करते हैं यानी मिलाते हैं, तो एक दूसरा व्यंजन बनता है, उसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्ष कैसे बना है? क प्लस य प्लस अ। यहाँ पे 3 वर्ण जब एक साथ मिलते हैं तब एक दूसरा नया वर्ण बना, जो कि क्ष है, तो इसलिए क्ष एक संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में 2 अयोगवाह का प्रयोग किया जाता है, जिसे औंग और आह कहते हैं। आह को अनुस्वार और आह को विसर्ग के रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है। वैसे ही हिंदी में और 2 व्यंजन है, जो कि ड और ढ है, उसे अलग ही प्रयोग किया जाता है, जो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। इन सारे व्यंजन को अगर हम कुल मिला दें तो 52 ही होंगे। इन सभी व्यंजनों का वर्गीकरण को हम अच्छे से समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनवाई है, जिससे आप इन सभी को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बन रखा है, उसके अंतर्गत 5 वर्ग भी बना दी है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। इसके अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजनों का भी मैंने इसके अंतर्गत लिख दी है। उसके नीचे मैंने रखा है कि अंतस्थ व्यंजन, जो कि य र ल व है, और उसके नीचे मैंने रखा है ऊष्म व्यंजन, जो कि स, स और ह है, और उसके बाद मैंने अयोगवाह को रखा है, और उसके बाद मैंने जो 2 अलग व्यंजन है, जो कि द्विगुण व्यंजन है, वो मैंने उसे नीचे रखा है। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और उसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।